नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएमजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। ये वीडियो है रिज्यूमे राइटिंग के बारे में। आपने बहुत सुना होगा रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, बायोडेटा क्या होता है, और इनको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में या कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं कि ये क्या होता है। आज इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। लेकिन रिज्यूमे राइटिंग के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कहीं ना कहीं लाइफ में रिज्यूमे लिखने की जरूरत पड़ती है। आप ग्रेजुएशन में हो या आप प्लस टू कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, किसी प्रोफेशनल डिग्री में हो, कोई आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का काम कर रहे हो, कोई भी डिग्री आप ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपको किसी प्रोफेशन में जाना है तो आपको एक रिज्यूमे चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो बाहर से किसी साइबर कैफे से या किसी प्रोफेशनल से रिज्यूमे जो है वो बनवा लेते हैं। उनके पास सेट फॉर्मेट्स होते हैं, सेट लैंग्वेज होती है, और वो उसके हिसाब से आपको आपका रिज्यूमे तैयार करके दे देते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी रिज्यूमे के बेसिस के ऊपर, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उसका जवाब देने में जो है वो उसमें थ्रू नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो रिज्यूमे उन्होंने खुद डिजाइन किया ही नहीं होता है। तो जब भी हम कोई रिज्यूमे डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, और एक रिज्यूमे कैसे सीवी से अलग होता है, बायोडेटा से अलग होता है, ये सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। कौन कौन से उसके फॉर्मेट्स होते हैं, कौन कौन सी बातों को इंक्लूड करना चाहिए, किसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इन सबको समझेंगे। हो सकता है ये वीडियो काफी लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो भी करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंडर काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने इस सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है अलग अलग कोर्सेज में, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंसेज के हों, चाहे कॉमर्स के हों, मैनेजमेंट के हों, बिजनेस के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, सबको रिज्यूमे की जरूरत पड़ती है। और ये वाला पार्ट जो है ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में सबके लिए कॉमन रहता है। तो रिज्यूमे के बारे में डिटेल में समझने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पार्ट से भी, आपके रियल लाइफ सिचुएशन के साथ भी, इन सबको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो रेज्यूमे राइटिंग, कुछ लोग इसको रेज्यूम भी बोलते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रेज्यूमे। रेज्यूमे राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेज्यूमे होता क्या है। तो कुछ इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे हम रेज्यूमे कहते हैं, लेकिन ये आगे सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये किसी का है। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिज्यूमे क्या है। रिज्यूमे बेसिकली एक समरी है, जो भी आपके स्किल्स हैं या आपकी जो एकेडमिक आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने किया, अगर हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, अगर कोई स्किल्स हैं एक्वायर किए हैं तब भी, या नहीं है तब भी, वो सारी उनकी जो एक समरी रहती है ये वो है। ये ज्यादा डिटेल में नहीं होता, बल्कि एक समरी सी होती है। जब जॉब के लिए आप कहीं अप्लाई करते हैं तो ये जॉब एप्लीकेशन टूल है। जॉब एप्लीकेशन टूल का मतलब है कि जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं या कोई इस तरीके का कोई प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हैं, तो वहां पर आप उसके साथ में अटैच करते हो अपना रिज्यूमे या अपनी जो आपकी जो प्रोफेशनल या जो भी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंसेस या क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स भी इसमें रहती हैं, आपके जेंडर से लेके आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ऐसी पर्सनल डिटेल्स भी जो है वो रिज्यूमे में दी जाती हैं। इसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि कैसा भी आप अपनी मर्जी से रिज्यूमे जो है वो बना दोगे। इसका एक फॉर्मेट रहता है। एक क्या फॉर्मेट रहता है, बल्कि कई सारे फॉर्मेट्स रहते हैं, और वहां से आप फॉर्मेट को जो है वो ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे जो है उसे आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल इंप्रेशन। रिज्यूमे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक प्रोफेशनल इंप्रेशन होता है। प्रोफेशनल इंप्रेशन का मतलब है कि जहां कहीं भी किसी जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए आप अप्लाई करते हो, तो वहां आप प्रोफेशनली इस चीज के साथ डील कर रहे हो। जब आप रिज्यूमे भी सबमिट करते हो और आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट अगर अच्छा है, आपके स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ, तो इससे एक प्रोफेशनल सा जो टच है वो नजर आता है स्क्रूटिनाइज करने वालों को, और उससे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो है वो आ जाए। डेफिनेशन की बात करें, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है बाई चांस की क्या डेफिनेशन होती है रिज्यूमे की, तो क्या डेफिनेशन आप यहां से इसको लिख सकते हैं। रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज योर एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट। तो इसमें चार चीजें रहती है, आपकी एजुकेशन, जो स्किल्स आपने एक्वायर किए हैं, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है, या आपकी कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं। इट इज यूज्ड टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड हेल्प्स एम्प्लॉयर्स डिसाइड इफ यू आर सुटेबल फॉर अ पोजीशन। उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि आपको जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ये आपके बारे में काफी सारी चीजें बताता है। दूसरी बात है कि जो जॉब देने वाली कंपनी है उसको भी आपके बारे में सही से पता चल जाता है कि आप क्या सच में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल पर्सन हो या नहीं हो।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है या पेपर में एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है कि एक रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है। सीवी एक का मतलब होता है करिकुलम विटाe, इट इज करिकुलम विटाe, सीवी शॉर्ट करके लिखते हैं। तो एक रेज्यूमे में, एक सीवी में या एक बायोडेटा में क्या फर्क होता है? करिकुलम विटाe या सीवी और बायोडेटा में कम फर्क रहता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ रिज्यूमे और सीवी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फंडामेंटल लेवल पर जो इनके डिफरेंसेज हैं उनको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ रिज्यूमे एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सीवी। तो पहला जो मेन डिफरेंस है वो है उसकी लेंथ को लेकर। लेंथ का डिफरेंस सबसे बड़ा है। जो रिज्यूमे होता है वो छोटा होता है, जनरली ये एक ही पेज का होता है, एक सिंगल पेज में होता है, लेकिन सम केसेस इट कैन रन अप टू 2 पेजेस, 1 से 2 पेजेस इसके हो सकते हैं। और इसमें जितने भी आपसे रिलेटेड जो आपके अचीवमेंट्स हैं, स्किल्स हैं या क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी जनरली समरी टाइप रहती है। तो यहाँ एक समरी रहती है आपके स्किल्स की, एक्सपीरियंसेस की या आपकी एजुकेशन की। ये ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता है, मोटे मोटे चीजें एक सिंगल सिंगल लाइन में आप अपनी स्किल्स को, एक्सपीरियंसेस को और आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर जो है वो दर्ज कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सीवी होता है, सीवी 2 पेजेस का हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है, 4-5 पेजेस तक भी रन कर सकता है, राइट। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और डिटेल्ड तरीके से जो है वो चीजों को लिखा जाता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी सारी आएगी, 10th ऑनवर्ड्स आप सारी देंगे अगर आपने पीएचडी तक का जितनी भी एजुकेशन कर रखी है। इसके अलावा जितनी भी आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी आपने काम किए हैं, एक्सपीरियंस हैं, स्किल्स हैं, या जो आपकी अलग अलग स्फेयर्स में जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं या जॉब में जो आपकी प्लेसमेंट्स रही हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल में एक सीवी में जो है वो बताया जाता है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो होता है उसका पर्पस और यूजेज। दोनों के पर्पस भी अलग हैं और दोनों का यूजेज भी अलग है। जो पर्पस है बेसिकली, जो रेज्यूमे का पर्पस है वो है जॉब एप्लीकेशन के लिए, कि जब आप कोई जॉब्स के लिए स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करते हो किसी जॉब में, कोई फ्रेशर है या किसी का 2-4 साल का ही सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है, तो वहां पर जैसे इंडस्ट्रीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे बिजनेस में या टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में, आप अलग अलग जॉब प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आप रेज्यूमे देते हो। रेज्यूमे का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि उसमें बायोडाटा नहीं दे सकते, लेकिन बायोडाटा वहां पे देने का कोई खास बेनिफिट होता नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ जो सीवी है, सीवी प्राइमरली यूज किया जाता है एकेडमिक पर्पसेस के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए। आप जैसे किसी टीचर की जॉब के लिए, किसी कॉलेज प्रोफेसर की जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी में कहीं अप्लाई कर रहे हो, या आप कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई एक्टिविटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने जो आपका एकेडमिक सफेयर रहा है या जो जॉब्स आपने कर रखी हैं ऑलरेडी, वो काफी इंप्रेसिव हो सकती हैं, आपको उस चीज में मदद दिला सकती हैं। जो तो इसके लिए, रिसर्च के लिए, एकेडमिक पर्पसेस के लिए, टीचिंग पोजीशंस के लिए जो है वो करिकुलम विटाe का जो यूज है वो किया जाता है। खासकर जैसे ग्रांट्स आप लेना चाहते हो, कि आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हो किसी चीज के ऊपर और आप चाहते हो कि आपको कोई एजेंसी जो है वो उसके लिए आपको ग्रांट जो है वो रिलीज करे या उसमें आपकी मदद करे, पैसा दे उसमें, तो आप वो प्रपोजल के साथ साथ आप अपना बायोडाटा इसलिए डिटेल में भेजेंगे वहां पे, ताकि उन ग्रांट देने वाली जो एजेंसी है, फेलोशिप देने वाली जो एजेंसी है, उनको आपके बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाए कि आप सच में इस चीज के हकदार हो और आपने इससे रिलेटेड बहुत कुछ कर रखा है। जबकि जो रिज्यूमे में इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें भी हैं वो वहां मायने नहीं रखती हैं या वहां वो नहीं दी जाती हैं। नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो है उसका कंटेंट और फोकस। इसका कंटेंट भी अलग रहता है, हालांकि बहुत ज्यादा अलग तो नहीं होता, काफी चीजें सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ कंटेंट जो है वो सिमिलर रहता है और फोकस भी इसका अलग रहता है। क्योंकि रिज्यूमे में हम क्या करते हैं कि जो मेन मेन बातें हैं, जैसे वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स या अचीवमेंट जो भी आपने किया है, उन्हीं चीजों को हम हाईलाइट करते हैं, सिर्फ रेलिवेंट। क्योंकि रेज्यूमे आपका बेसिकली डिजाइन किया जाता है हर एक जॉब प्लेसमेंट में के लिए अलग तरीके से। जिस तरीके की आपकी जॉब रहेगी, जिस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर आप पढ़ेंगे या कहीं आपको जॉब के लिए बारे में कोई बताएगा, तो जिस तरीके की जॉब है उस तरीके से उसको कर्टेल किया जाता है, कट शॉर्ट किया जाता है और उस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है। जबकि जो सीवी है, सीवी बिल्कुल हमेशा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है और ये हर जगह सिमिलर जाएगा, चाहे वो एकेडमिक पर्पस के लिए हो, चाहे वो किसी ग्रांट्स को रिलीज करने के लिए हो। इसमें काफी सारी डिटेल्स रहती हैं, आपकी पब्लिकेशन डिटेल्स सारी रहेंगी, क्या क्या आपने पब्लिश किया, रिसर्च है, प्रेजेंटेशंस हैं, एफिलिएशंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं सीवी में। एक और डिफरेंस जो हम देखते हैं वो है इसका जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। ये जियोग्राफिकल डिफरेंसेस बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ अनडिफाइंड से हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं। लेकिन यूएस और कनाडा में, अमेरिका और कनाडा में रिज्यूमेज आर यूज फॉर मोस्ट जॉब एप्लीकेशन। ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन के लिए यूएस और कनाडा में जो यूज किया जाता है वो आप ये देख सकते हैं कि रिज्यूमेज को यूज किया जाता है। जबकि सीवी जो है
वो सिर्फ एकेडमिक और रिसर्च में यूज, एकेडमिक का मतलब है जैसे टीचिंग पोजीशंस के लिए, टीचर्स के लिए, कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए, या रिसर्च के लिए, जैसे मैंने बताया कि ग्रांट्स लेने के लिए, वहां पर ही सिर्फ जो है वो सीवी को यूज किया जाता है, या खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में। जबकि बाकी सारी जो जॉब पोजीशंस हैं, खासकर जो आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट है, या और कोई जो जॉब पोजीशंस हैं, मार्केटिंग है, इस तरीके की जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए सीवीज जो है वो यूज की जाती, सॉरी रेज्यूमे जो है वो यूज किए जाते हैं। जबकि यूरोप में और इंडिया जैसे बाकी और जो कंट्रीज हैं, जितने भी एशिया के जो कंट्रीज हैं, उन सब में सीवी और रेज्यूमे को जनरली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि लोगों को इसके बारे में कम ही पता है, कोई सीवी बोल देता है, कोई रेज्यूमे बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो जरूर होते हैं, और ये डिफरेंसेस वही होते हैं जो हमने इससे पीछे डिस्कस किए हैं। रीजन वाइज क्या होता है कि कौन से रीजन में कौन सी चीज किस नाम से बोली जाती है, ये अलग बात है। इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ लोग उसको सीवी बोल देते हैं, कुछ लोग रेज्यूमे बोल देते हैं, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कल को आपको भी अपना रिज्यूमे या सीवी जो है वो तैयार करना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंसेस क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि जब आप रिज्यूमे सबमिट करते हैं या रिज्यूमे बनाते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, पूछा जा सकता है पेपर में। इन सारी चीज़ों को आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके आप उनको लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ों की डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। पहली बात तो ये है, इट टेल्स व्हाट यू कैन डू, क्योंकि आपका जो रिज्यूमे है वो बिल्कुल प्रोफेशनली ये चीज क्लियर कर देता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए किसी होटल के मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या किसी कोई डेटा ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या बैंक कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वट यू कैन डू, कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं आपके अंदर, इसका पता चल जाता है। दूसरा, इट शोज योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपकी क्या क्या एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में पता चल जाएगा, और साथ में आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में कैसा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी हो जाती है। तीसरा, इट हेल्प्स द एम्प्लॉयर नो इफ यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। सबसे बड़ा फायदा ये है कि एम्प्लॉयर को पता चल जाता है, जहां आपने अप्लाई करना है, जहां आपने रिज्यूमे सबमिट करना है, उनको पता चल जाता है भाई कि ये आदमी सही है, हमारे लिए काम के हिसाब से जो हमें जॉब देनी है उस जॉब के लिए फिट है या नहीं। उनको भी स्क्रूटनाइज करने में, शॉर्ट लिस्ट करने में आसानी होती है। इट शोज योर बेस्ट वर्क एंड स्किल। अब क्योंकि रिज्यूमे छोटा होता है और इसमें आपका फोकस मेनली उसी चीज पे होता है कि जो आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनमें आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपके स्किल्स आपने एक्वायर कर रखे हैं, उनके बारे में डिटेल बताता है। इट गिव्स अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपका रिज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप जो कवरिंग लेटर के बारे में बाद में बात करेंगे, कवरिंग लेटर भी रहता है, लेकिन आपका रिज्यूमे, क्योंकि आप पर्सनली अभी तक अथॉरिटी से मिले नहीं होते हो, कंपनी के किसी इंप्लॉय से मिले नहीं होते हो, तो आपका रिज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इट सेव्स टाइम फॉर यू एंड द एम्प्लॉयर, आपके लिए भी, क्योंकि अगर आप सीवी लिखेंगे तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, सारी डिटेल बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रिज्यूमे से आपका भी टाइम बचता है और एम्प्लॉयर का भी टाइम बचता है, नहीं तो उसे भी सारी डिटेल में 3 4 5 पेजेस का पढ़ना पड़ सकता है। इट शोज व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर, क्योंकि करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखना बहुत जरूरी रहते हैं, उनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ये आपके जो करियर को लेकर जो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में भी बात करता है। इट हेल्प्स यू गेट एन इंटरव्यू। और आपका अच्छा रिज्यूमे, अगर आपने बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसे तैयार कर रखा है और सच में आपका जॉब के हिसाब से आपके अंदर काबिलियत है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिज्यूमे आपको एक इंटरव्यू लेटर जो है, इंटरव्यू कॉल जो है वो दिला सकता है। नेक्स्ट देखें कि जब भी आप कोई रिज्यूमे लिख रहे हैं या लिखवा भी रहे हैं अगर किसी से, तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो यह है कि कीप इट कंसाइज एंड रेलिवेंट। इसको छोटा रखना है, कंसाइज्ड रखना है, और रेलिवेंट होना चाहिए जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप डेटा ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप टीचिंग का एक्सपीरियंस वहां पे मेंशन करते रहो, सारा का सारा डेटा ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ भी ना हो। अगर आप मान लीजिए कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें कुछ टीचिंग वाला एक्सपीरियंस डालते हो, तो वो मिस मैच हो जाएगा सारा का सारा। तो रिज्यूमे में आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसे आपने एक तो छोटा रखना है और रेलिवेंट रखना है। जनरली इट शुड बी लिमिटेड टू 1 to 2 पेजेस ओनली। कि अगर आप बड़ी सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रिंसिपलशिप के लिए, कॉलेज प्रोफेसर के लिए, या किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर के लिए, तब तो आपको सीवी ही जो है उसमें भेजना पड़ेगा। दूसरी बात है, टेलर इट टू द जॉब बाय फोकसिंग ऑन रेलिवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब से रिलेटेड जो जो स्किल चाहिए या जो जो एक्सपीरियंस चाहिए, उनको ही आप लिखेंगे। तो टेलरिंग करने का मतलब होता है, यहाँ पे टेलर करने का मतलब होता है कि उसको कट शॉर्ट करना।
आपके सीवी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें जितनी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, वहां पे आपको सिर्फ उसी को जो है वो फोकस करना है, उसी को डिटेल करना है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स लाइक अनरिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। अनरिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस जैसे मैंने अभी अभी पीछे बताया, उसको देने का रिज्यूमे में कोई मतलब नहीं, हालांकि ये आपके सीवी में, आपके बायोडेटा में काफी डिटेल में चीजें दी जा सकती हैं। इसके बाद है कि जो उसका फॉर्मेट है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत क्लियर और प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकती है, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लीन फॉन्ट्स यूज करने हैं, कर्सिव नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा बोल्ड, जैसे इम्पैक्ट नाम का एक फॉन्ट आता है, बहुत बोल्ड होता है, उसको यूज नहीं करना है। जनरली जो जो फॉन्ट्स यूज की जाते हैं उसमें एरियल है या कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, और फॉन्ट साइज आपको 10 से 12 का रखना है। अगर डिटेल थोड़ी ज्यादा है तो आप उसको 10 कर सकते हैं, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है वो 12 ही रहेगा। टाइम्स न्यू रोमन हो चाहे वो एरियल हो, एरियल में अगर आप चाहें तो एक नंबर उसमें कम भी कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन और कैलिबरी में 12 जो है वो बहुत जेन्यून लगता है। दूसरी, आपको मार्जिन रखना है हर एक साइड पर 1 इंच का। ये प्रोफेशनल तरीका है, प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग कुछ इसी तरीके से रहती है कि आप हर साइड जो है वो 1 इंच का मार्जिन जो है वो रखेंगे ऑन ऑल 4 साइड्स। यूज बोल्ड और इटैलिक्स। आपको बोल्ड और इटैलिक्स यूज करना है कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन याद रखिए एक्सेसिव फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप हर चीज को बोल्ड ही कर दो और बहुत सारी चीजों को आप इटैलिक्स कर दो, ऐसा नहीं करना है। कुछ चीजें जिन्हें आप चाहते हो सच में कि आपको उनको हाईलाइट करना चाहिए या पढ़ने वाले की नजर उसके ऊपर एकदम से पड़नी चाहिए, तो उनको आप चाहो तो आप इटैलिक्स या बोल्ड जो है वो कर सकते हैं। इटैलिक्स का मतलब होता है कि वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, और बोल्ड का मतलब होता है कि वो डार्क हो जाता है। इसके अलावा इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर रीडेबिलिटी। अब स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, चीजें एक दूसरे के साथ इतनी भी नहीं जुड़ जानी चाहिए कि वो उनको बाइफरकेट ना किया जा सके। और बुलेट पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए 2-3 बुलेट पॉइंट, या आप स्किल्स लिखने के लिए, या आप लैंग्वेजेस नॉन लिखने के लिए। इसके लिए क्योंकि इससे रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, एकदम से चीज पता चल जाती है कि कौन सा मटेरियल जो है वो इस रेज्यूमे में कहाँ पर मिलेगा, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है कि जो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको फॉलो करना है। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड रिज्यूमे की जो फॉर्मेटिंग है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उसमें हेडर होता है। हेडर का मतलब है सबसे ऊपर जो चीज आती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, लास्ट में फिर से देखेंगे, आपका नाम, आपका है ना प्रोफेशनल ईमेल। ईमेल के बारे में मैंने ईमेल राइटिंग में बात करी थी कि आपकी ईमेल आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं पर एसोसिएटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका नाम अमनदीप राणा है जैसे मेरा है और मैं ईमेल आईडी कुछ और ही बना दूं, ट्रेंडी वाइब्स या कुछ इस तरीके से बना दूं, वो नहीं होना चाहिए। आपकी आईडी, ईमेल आईडी आपकी बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। फोन नंबर भी वहीं पर आएगा। लिंक्डइन आईडी अगर आपकी कोई है, कुछ स्पेयर्स में लिंक्डइन आईडी चलती है, कई बार सोशल मीडिया अकाउंट भी कुछ लोग मांग लेते हैं इस तरीके से, कई बार व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, तो ये चीजें आप वहां पे हेडर में डालेंगे। उसके बाद आता है समरी या जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, लेकिन याद रखिएगा एक अच्छे रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखना बहुत जरूरी है। करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, वीडियो में आगे बात करेंगे। ये बेसिकली करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, 2 या 3 लाइंस होती हैं या 2 या 3 सेंटेंसेस होते हैं जो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब को लेकर आपके अंदर क्या काबिलियत है जो आपको इस जॉब के लिए सूटेबल बनाती है। वहां पे ये चीज मेंशन होती है, डिटेल में करेंगे इसके बारे में आगे। इसके बाद तीसरी बात है वर्क एक्सपीरियंस। खासकर वर्क एक्सपीरियंस में आपको यही ध्यान रखना है कि आपने वर्क एक्सपीरियंस वही बताना है जो उस पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड है, और इसे लिखेंगे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो जॉब आपकी लेटेस्ट है, अभी जो अभी अभी आपने छोड़ी है या जो आप कर रहे हो, वो सबसे पहले आएगी, और जो इससे पहले थी वो उससे पीछे चली जाएगी, और इस तरीके से ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। तो वर्क एक्सपीरियंस आप ऐसे लिखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसी तरीके से लिखेंगे, जो आपकी लेटेस्ट है वो आपको पहले लिखनी चाहिए। जैसे बीए किया है अभी, तो आप बीए के बाद पहले करेंगे, उसके बाद +2 की, उसके बाद 10th की। इसको कोशिश करिएगा कि और ये ग्रेजुएशन ईयर में होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, और ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आपकी लेटेस्ट डिग्री के ऊपर फोकस जो है वो हर एक एम्प्लॉयर का ज्यादा होता है। उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं आप उन्हें बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये आपके कोई टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं, कोई लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स हो सकते हैं। किसी भी तरीके के स्किल्स जो आपको आते हैं उनको भी आपको मेंशन जो है वो यहाँ पर करना है। इसके अलावा आपको इसे एरर फ्री रखना है। इट शुड बी वेरी मच करेक्ट, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसको आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल एरर फ्री हो। और एरर फ्री रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ग्रामर के लिए, स्पेलिंग के लिए, सिंटेक्स के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए इसे पूरी तरह से इसकी प्रूफ रीडिंग की जाए। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि एक बार बन गया, हर एक कॉमा, हर एक बुलेट पॉइंट्स, हर एक फॉन्ट स्टाइल,
हर एक लाइन, हर एक ऑब्जेक्टिव है ना, हर एक ग्रामर और उसका सिंटैक्स, हर एक चीज को प्रॉपर्ली जो है वो क्रॉस चेक किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं लाइक आई, वी, मी, माई, माइन, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती है। प्रोफेशनल इसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली आपको प्रेजेंट करना है, हालांकि ये बिल्कुल आपके बारे में, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे जो प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन जिन्हें हम कहते हैं, उनसे बचना ही चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रूल है, वो ये है कि एक बार ऐसा नहीं है कि आपने बायोडाटा तैयार कर दिया तो वो आपका हर एक जॉब में चल जाएगा, या सॉरी रिज्यूमे आपका हर एक जॉब में चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर एक जॉब के लिए आपको उसे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने का मतलब है कि उसमें से जरूरी जरूरी चीजें रखनी है और जो फालतू चीजें उनको निकाल देना, नई चीजें इंक्लूड करनी है हर एक जॉब के हिसाब से, है ना। कीवर्ड्स होने चाहिए। जो पर्टिकुलर जॉब है, मान लीजिए कैशियर की जॉब है, जैसे मैंने बताया, मोटर मैकेनिक की जॉब है, या कोई और जॉब है, टीचर की जॉब है, उनके लिए उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको यूज करना है, क्योंकि उससे क्या फायदा होता है कि हर एक एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। आजकल सारी चीजें जो है वो एआई के थ्रू की जाती हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर जॉब को लेकर आप उसके लिए कैसे ज्यादा अच्छे से काबिल हो, अगर आप वो जो कीवर्ड्स हैं या की टर्म्स हैं उसके आपके रिज्यूमे के अंदर इंक्लूडेड होंगे आपके स्किल्स में या आपके जॉब एक्सपीरियंसेस में या किसी और चीज में, तो वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में, जिसे एटीएस कहते हैं, उसे उसमें इजीली जो है वो वहां से वो ट्रैक हो जाएंगी और चांसेस हैं कि वो जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लें। जो रेलिवेंट स्किल्स हैं उनको कस्टमाइज करके आपको उनको रखना है, सिर्फ रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस को आपने, है ना, जो है वहां पर इंक्लूड करना, कस्टमाइज करना है आपने हर एक उसको। तो इसके बाद एक और खास बात आती है कवर लेटर। कवर लेटर या कवरिंग लेटर्स क्या होते हैं? जब हम कोई रिज्यूमे सबमिट करते हैं, सीवी सबमिट करते हैं, या कोई बायोडाटा सबमिट करते हैं, या कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके साथ जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी जॉब के लिए, उसे हम कवर लेटर कहते हैं। देखिए, आप सिर्फ रिज्यूमे भेज के नहीं किसी कंपनी को अपना काम चला सकते हैं, आपको साथ में लिखना भी पड़ेगा कि ये जो पोजीशन पर्टिकुलर है, इस पोजीशन के लिए मैं अपने आप को जो है वो यहाँ पर मींस आई शो माय अवेलेबिलिटी फॉर दिस जॉब, मैं, है ना, आई एम सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट। तो इसके साथ ही जो भी चीजें मेरे हैं वो, उनके लिए मैं बायोडाटा जो है या रिज्यूमे जो है या सीवी जो है मैं अलग से अटैच कर रहा हूँ। तो ये जो कवरिंग लेटर है, ये कवर लेटर है, ये बेसिकली वही है, जो उसका जो फॉर्मेट है वो वही रहता है जो फॉर्मल लेटर का रहता है। जैसे आपका अपना एड्रेस आ गया, उसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो आप सीधा भी एड्रेस कर सकते हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, मैनेजर है या कोई और है, लेकिन उसका जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी जो आपके फॉर्मल लेटर की होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो अगर आपने फॉर्मल लेटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इसे कब बायोडाटा को ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो ईमेल के थ्रू अगर आप भेज रहे हैं तो आपका बायोडाटा या आपका रिज्यूमे जो है वो तो अटैच हो जाएगा एक अटैचमेंट की तरह। तो मेल में क्या लिखेंगे और मेल कैसे लिखेंगे, उसके लिए बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो ईमेल राइटिंग में आपको समझाया गया था। ईमेल राइटिंग वाला वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। तो बिल्कुल सेम रहेगा फॉर्मेट जो है इसका, कोई ज्यादा डिफरेंस उसमें से आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपने लिखना क्या है, चाहे आप उसको लेटर के रूप में लिख रहे हैं, चाहे ईमेल के रूप में लिख रहे हैं, आपको अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना है, एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा सा बताना है, और ये बताना है कि आप इस जॉब के लिए जो है वो किस तरीके से यहाँ पर सुटेबल हो, या आप जो अप्लाई कर रहे हो वो किस वजह से कर रहे हो, उसके लिए आपने रिज्यूमे जो है वो आपने अटैच कर दिया हुआ है। इसके बाद एट द एंड आपने क्या करना है कि एक रिक्वेस्ट करनी है फॉर एन इंटरव्यू। अगर ये इंटरव्यू के थ्रू आगे होने वाला है, एटीएस के बाद अगर ये इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है सारा प्रोसेस, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि कीपिंग इन कंसिडरेशन, जैसे कि ऑल माय क्वालिफिकेशंस एंड माय एक्सपीरियंसेस एंड माय स्किल्स, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू और इन अ पर्सनल इंटरव्यू। इस तरीके की लाइन्स आप जो है वहां से लिखनी पड़ेंगी आपको लास्ट में। देन यू नीड टू स्टे हम्बल, ये बहुत जरूरी है, एंड वेरी टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी हम्बल। आपको रहना ही है, जैसे आपने मैंने बताया था फॉर्मल लेटर हो आपको हम्बल रहना है, ईमेल आप लिख रहे हैं आपको हम्बल रहना है, वैसे ही अगर आप कवर लेटर लिख रहे हैं या कवरिंग लेटर लिख रहे हैं जो कि रिज्यूमे के साथ भेजा जाएगा, उसमें भी आपको वो हम्बलनेस जो है वो मेंटेन करनी है। कस्टमाइज कवर लेटर फॉर ईच जॉब, तो आपको हर एक कवर लेटर को अलग बनाना है जब भी आप अलग जॉब के लिए अप्लाई करें। ऑब्वियसली वहाँ पे जो रेसिपिएंट डिटेल है वो चेंज हो जाएगी, आपके स्किल्स भी थोड़े बहुत जो है वो डिफर हो जाएंगे, हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई ऐसी भी हो जो उसमें काम ही ना आनी हो, तो वो भी वहाँ से कट शॉर्ट जो है वो हो जाएगी। तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा उसको हर एक जॉब के हिसाब से। अगर हम सैंपल डिटेल्स की बात करें, एक रिज्यूमे में कौन कौन सी डिटेल्स हो सकती हैं, एक रिज्यूमे की बात कर रहे हैं, कवरिंग लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपका नेम है, एड्रेस बहुत जरूरी है, आपका पोस्टल एड्रेस होना चाहिए विद योर पिन कोड नंबर,
उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, मैंने बताया कि कैसे आपका ईमेल एड्रेस बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आपका फ़ोन नंबर इंक्लूडिंग आज के ज़माने में आपका व्हाट्सएप नंबर भी सेम ही होना चाहिए। अगर आप 2 फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों ही आपको देने पड़ेंगे। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस। उसके बाद आता है करियर ऑब्जेक्टिव्स। करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव्स भी एक बहुत इसका एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो आपको रिज्यूमे में देनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देंगे और वो आएगी रिवर्स ऑर्डर में, जो भी आपने एजुकेशन जो है वो ले रखी है। उसके बाद आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस, कोशिश करिए कि आप इसे भी रिवर्स ऑर्डर में दें। उसके बाद आएगा नेक्स्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपने पीछे मेन जॉब में अगर आपने कोई जॉब करी भी है तो उसमें कौन कौन सी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वहाँ पे यू हैव अंडरटेकन या कंप्लीट करी हैं, उनको भी आप दे सकते हैं छोटा करके। उसके बाद स्किल्स आपके अंदर जो भी है, लैंग्वेज स्किल्स हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टेक्निकल स्किल्स हैं या कोई मैकेनिकल स्किल जो आपको आते हैं उनके बारे में। लेकिन ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। और कोई स्पेशलाइजेशन आपने कर रखी है जो उस जॉब से रिलेटेड है तो वो आप दे सकते हैं। हॉबीज़ भी दे सकते हैं अगर आप चाहें, यहाँ पे 2-3 हॉबीज़ भी दे सकते हैं इंटरव्यू में वो आपसे। लेकिन याद रखिएगा कुछ लोग ऐसे ही हॉबीज़ डाल देते हैं, कुछ भी बैडमिंटन खेलना या कुछ ऐसा, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसी हॉबीज़ से हमें जनरली बचना चाहिए। रेफरेंसेज भी सिग्निफिकेंट रहते हैं। रेफरेंसेज क्या होते हैं बेसिकली? रेफरेंसेस होते हैं कि जब आप जॉब के लिए किसी जॉब के लिए रिज्यूमे लिख रहे हैं तो कोई 2 ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हो जो बहुत अच्छी पोजीशन पर उस टाइम पर हैं, ताकि अगर उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको कन्फर्म करके इसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ये आपके पिछली कंपनी जिसमें आप काम कर रहे थे उसका आपका हेड हो सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। जहाँ से आप पढ़ के गए हो, अगर आप फ्रेशर हो तो जो टीचर आपके बारे में अच्छे से जानता है उसका आप रेफरेंस दे सकते हो। जिस पर्टिकुलर जॉब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, उस जॉब से जो रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे काम करवाया है, उनके बॉस हैं, ऐसा कोई अगर आपको जानता है तो वो रेफरेंसेज आप दे सकते हैं। 1, 2, 3 रेफरेंसेज ऑन डिमांड आप यहाँ डाल सकते हैं। सैंपल की बात करें अगर यहाँ पे जो करियर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर सैंपल्स हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये हर एक पोस्ट के लिए, हर एक जॉब के लिए अलग तरीके से लिखे जाएंगे, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि करियर ऑब्जेक्टिव लिखिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या किसी पर्टिकुलर रिज्यूमे को लेकर, या अगर आपको कोई सिचुएशनल आपको कोई रिज्यूमे लिखने के लिए कह दिया जाता है तो वहाँ आपको जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। एक ऑफिस क्लर्क के लिए अगर आप कोई रिज्यूमे लिख रहे हैं तो उसमें क्या जो है वो करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये इस तरीके से लिखा है, हालांकि बिल्कुल अलग हो सकते हैं हर एक किसी के। टू ऑब्टेन अ क्लर्क पोजीशन इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस वेयर आई कैन यूज माय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स टू सपोर्ट डेली ऑपरेशंस एंड एंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो। आज के एआई के जमाने में आप ऐसे कई सारे वहां से ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए सिर्फ करियर ऑब्जेक्टिव्स लिख देने से बात नहीं बनेगी। यहाँ जो भी चीज आप लिखेंगे उसके बारे में, जो आपने लिखा है, चाहे एआई से लिखा है चाहे कहीं से लिखा है, उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये लिखा क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं तुम्हारे अंदर, तो फिर आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मान लीजिए कोई जॉब है तो उसके लिए आप रिज्यूमे लिख रहे हैं तो वहाँ आप कौन से करियर ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। टू सिक्योर अ कंप्यूटर ऑपरेटर पोजीशन वेयर आई कैन अप्लाई माय टेक्निकल स्किल्स, data entry expertise and problem solving abilities to ensure efficient and execute or accurate computer operation, efficient and accurate computer operations। अब आपने ये तो लिख दिया, कहीं से उठा भी लिया, किसी के रिज्यूमे से उठा लिया, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन पूछने वाला आपसे पूछेगा कि भाई बताओ जरा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, हाउ विल यू डिफाइन देम एंड व्हाट आर द एबिलिटीज, सच काइंड ऑफ एबिलिटीज दैट यू हैव, फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी आप लिख रहे हैं इन एक्चुअल रिज्यूमे, एक्चुअल में जो आपका अपना रिज्यूमे अपनाएंगे वहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम के हिसाब से भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसी पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखे जाएं। जैसे आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है? टू ऑब्टेन अ टीचिंग पोजीशन इन अ स्कूल वेयर आई कैन एजुकेट, इंस्पायर एंड गाइड स्टूडेंट्स, एजुकेट, इंस्पायर एंड गाइड स्टूडेंट्स व्हाइल क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट। इसके बाद जो करियर ऑब्जेक्टिव्स आपको, अगर मैं बोलूं कि यहाँ कुछ पोजीशंस हैं जिनके बारे में आपको करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, आप खुद लिख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का आप लिखने के बाद, जैसे मोटर मैकेनिक है उसकी जॉब के लिए है, इलेक्ट्रीशियन की जॉब के लिए है, बैंक कैशियर की जॉब के लिए जो मैंने पीछे बात करी, स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए है, तो आप यहाँ से इसको जो है वो
करियर ऑब्जेक्टिव्स इसके लिखने की कोशिश करिए और उनको मैच करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको इसकी जो करियर ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है और हमने जो यहाँ से दिया है उसमें कितना, हालांकि देखिए याद रखिएगा ये बिल्कुल अलग हो सकते हैं। सैंपल फॉर्मेट की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स रहते हैं, कई सारे फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, वहाँ पे कई सारे आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। आपका फोटोग्राफ जैसे इसमें यहाँ हो सकता है, इसमें लेफ्ट साइड पे है, यहाँ आपका रिज्यूमे वर्ड लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है। 2 सैंपल यहाँ पर हैं, 2 ये देखिए यहाँ पे सीवी लिख रखा है, इसकी जगह आप रिज्यूमे लिख सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफ आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, या बीच में यहाँ स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लगा रखा है। ये सारा जो है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ देखिए ये सैंपल्स हैं कुछ एक, हालांकि मैंने इनको गूगल इमेजेस से उठाया। देखिए ये राइट साइड को फोटो लगा के इसको इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ इसके 2 कलर की जो है वो हॉरिजेंटली इसको सॉरी वर्टिकली जो है वो डिवाइड किया गया है। यहाँ हॉरिजेंटल डिवीजन है, यहाँ इसको सिंगल कलर में रखा गया है, यहाँ फोटो लगा के रखी गई है। तो ये सारा जो फॉर्मेट है, इन सारी फॉर्मेट्स के थ्रू आप रिज्यूमे जो है वो लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जितना भी स्टडी मटेरियल है रिज्यूमे राइटिंग को लेकर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में लगा रखा है, जो आपसे पूछा जा सकता है, सैंपल्स को लेकर भी वो सारी चीज़ें जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।